अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलबीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अपोजिशन जमातों के हवाले से। अपोजिशन जमातों का क्लेम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम्प्लीटली फेल दिखाई देती है, गवर्नेंस फेल है, तमाम तो डिसीजन फेल है और जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से काम किया जा रहा है उसमें आवाम के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से PDM के प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी यही एक्यूजेशंस आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी उन्होंने कुछ जो है बात की है, जिस पे वो ये कहते हैं कि जो प्राइसेस है वो अंडर कंट्रोल नहीं आ रही और ये गवर्नेंस के मामलात हैं। और बहुत सारे हार्ड स्टेटमेंट्स भी उन्होंने दिए जहाँ पर कुछ ऐसा महसूस हुआ कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तमाम तर मसाइल हैं और जो तमाम तर हुकूमतें अब तक गुजरी हैं वो शायद अवामी दोस्त थी या अवाम दोस्त थी। इस किस्म के कुछ स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ जो है दूसरी खबर हमारे पास आज ये होगी जो कि ऐवान सदर के हवाले से है। एक पहला ग्रीन सदारती सेक्रेटरीट बन गया है। हाल ही में जो एक सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया है और इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, वो 2018 से काम कर रहे थे और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से एक सबसे शॉर्टेस्ट डेडलाइन जो जिसकी थी इस प्रोजेक्ट की वो ये थी और जो उन्होंने अचीव कर लिया। इसका जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि 7 करोड़ 25 लाख रुपए जो है बचत होगी और जो साथ में जो 35% एनर्जी है वो ऑल्टरनेट एनर्जी के लिए भी जो है इस्तेमाल हो सकेगी। इसमें 10,000 दरख्त लगाए गए हैं। इसके ऊपर पूरे मंसूबे के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी रोशनी इस पर डालेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो ऑस्टेरिटी कैंपेन थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त में शुरू हुई उसके ऊपर PTI कितनी ज़्यादा जो है उस पर डिसिप्लिन दिखाई देती है। कुछ NRO के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि NRO के हवाले से जो बातचीत हो रही थी कि खान साहब कहते थे कि मैं NRO नहीं दूंगा, लेकिन हाल ही में 7 अक्टूबर 2021 को नैब ऑर्डिनेंस में क्या तब्दीलियां हुई और जो नैब ऑर्डिनेंस है वो आखिर क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है अपोजिशन जमातों के लिए और क्या ये नैब ऑर्डिनेंस जो अमेंडमेंट्स जो हुई इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए क्या वो NRO से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं और कुछ जो है इसके ऊपर मज़ीद डीप एनालिसिस भी जानने की कोशिश करेंगे जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब से और कुछ उनसे पिछले दौर की या अदवार की गुफ्तगू भी करेंगे कि 2007 में जो PCO का जो एरा था उसमें क्या कुछ हुआ। सबसे पहले मैं आपको सलाम करती हूँ और अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, वंस अगेन वी वेलकम यू फॉर्मली ऑन आवर शो। और सर आज सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे अपोजिशन के हवाले से। अपोजिशन कहती है कि जो कीमतें हैं वो अंडर कंट्रोल नहीं है, इन्फ्लेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जो आम आवाम है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। लेकिन कुछ साथ में वो क्लेम्स ऐसे भी कर रहे हैं जिससे ये महसूस हो रहा है कि शायद पिछली जो हुकूमतें थीं उसमें बहुत आइडियल सिचुएशन थी। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, सिचुएशन तो आइडियल नहीं थी। कीमतें अगर आप देखें तो ये बढ़ती ही चली जा रही हैं। बल्कि इवन जब 2018 में इमरान खान साहब कैंपेन चला रहे थे नवाज शरीफ के खिलाफ, तो उनकी एक तकरीर का क्लिप है जो आजकल रोज़ सारा दिन व्हाट्सएप के ऊपर लोग एक दूसरे को भेजते हैं और वो उनकी तकरीर के अल्फाज हैं कि जब पेट्रोल महंगा हो जाए और जब पता नहीं महंगाई हो जाए तो समझ लो कि आपका हुक्मरान चोर है। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस भी तो कुछ चेंज है ना? यानी उनकी अपनी सेइंग सारा दिन व्हाट्सएप के ऊपर लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं जी। तो अब यह है कि दोबारा पेट्रोल हर रोज महंगा हो रहा है। अब बात यह है कि हमारे मुल्क में तो पेट्रोल निकलता नहीं है, हम पेट्रोल बाहर से मंगाते हैं और जब इंटरनेशनल मार्केट में महंगा होगा तो हमें महंगा मिलेगा। इंटरबैंक मार्केट की जो प्राइसेस होती हैं वो हमारी मार्केट के ऊपर ज़रूर असरअंदाज होती हैं और साथ में जब पेट्रोलियम की प्राइसेस होती हैं तो ऑटोमेटिकली सारी जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। बाहर से मंगाना है। अब यह है कि पिछले दौरों में इस तरह से होता रहा है कि कभी सऊदी अरब हमें उधार पेट्रोल देता रहा है और कभी हमारा तो उधार लेने का वो इस्लामी तरीका है ना कि पेएबल व्हेन एबल, तो हम तो लेते जाते हैं उधार के देने का इरादा नहीं होता। ठीक सर, इसमें जिस तरह मरियम नवाज साहिबा हैं वो भी बात कर रही हैं, इस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बात कर रहे हैं, इस पे तमाम तर जो अपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस पे सेनेटर शहरी रहमान भी बात कर रही हैं। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पहले की सिचुएशन उनके स्टेटमेंट से ऐसा ज़ाहिर होता है कि काफ़ी आइडियल थी, अब आवाम का जो है जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? जो उनके स्टेटमेंट्स हैं और उनको हुकूमत में आने के मौके मिल चुके हैं एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स, वो ये भी क्लियरली कहते हैं कि 70 साल तक कोई हुकूमत नहीं रही, 30 साल आप वो जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें, क्या कहेंगे इस पर आप? वो तो दुरुस्त कहते हैं, वो तो कैलकुलेशन है ना कि 11 साल अयूब खान साहब का मार्शल लॉ रहा जी, फिर 11-12 साल जनरल ज़ियाउल हक साहब का रहा, फिर 7 साल मुशर्रफ साहब का रहा, फिर याया खान भी 2-2.5 साल बीच में निकाल गए।
तो अब बात यह है कि मार्शल लॉ तो लगते रहे ना, जी, और जमहूरियत जो थी पहले तो 56 30 साल भी कम नहीं थे, यानी है। जो 30 साल वो खुद एडमिट करते हैं वो भी कम नहीं थे। वो उनको 30 साल का अरसा क्या उससे ज़्यादा चाहिए था डेवलपमेंट के लिए? नहीं, वो तो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जमहूरियत रहती जी, तो खुद ही पनपती रहती, और उसको पनपने का मौका यानी वो नहीं ये मिला। कहते हैं ना कि डीरेल होती रही बार बार, बार लेकिन बार, फिर भी हाँ। सर, लेकिन फिर भी मेरा यही पॉइंट है, मैं इसी पे जोर दूंगी, जो 30 साल का अरसा अगर है तो क्या इसमें बेहतरी नहीं हो सकती थी सर? इसमें बेहतरी नहीं हो सकती थी किसमें? जो 30 साल का अरसा था नहीं, आप कौन सा अरसा कह रही हैं, जमहूरियत का? जमहूरियत का सर? हाँ, जो 30 साल का था, तो उसमें तो ये एक दूसरे की टांग ही खींचते रहे ना सियासी पार्टियों जी। वाले। इन्होंने भी कोई अच्छी कारकर्दगी शो नहीं की। जी सर, और क्योंकि अभी जो 3 साल का जो पीरियड है, इस पे इनका ये क्लेम होता है कि 3 साल में फेल्ड हो गई है हुकूमत, और 3 साल जो है हुकूमत के लिए काफ़ी थे। तो फिर वो 30 साल भी तो ज़्यादा थे ना, वो तो 3 दिहाइयाँ थी। नहीं, वो 30 साल में एक हुकूमत नहीं थी। जब मल्टीपल, पाकिस्तान शुरू में बना है तो आप 40 लियाकत अली खान साहब के बाद सर पीएमएल पीपल्स पार्टी को दो अदवार मिल इनको तो चुके। बहुत 2.5 साल के इनके साथ तो म्यूजिकल चेयर होते रहे जी कि 2.5 साल में इनकी डिसमिस होती थी हुकूमत, फिर दोबारा इलेक्शन होते थे, फिर आ जाते थे, जी फिर चले। सर, फर्ज कर लेते हैं कि 10 ठीक है। साल में 2 मरतबा पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली और जी। 2 मरतबा इनको नवाज शरीफ को मिली। जी तो वो बिल्कुल म्यूजिकल चेयर्स थे। ठीक है सर, चलें अब इसी बात को लेके हम आगे बढ़ाते हैं कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो डीरेल होता रहा पाकिस्तान में, लेकिन अगर रियल एसेंस में जमहूरियत को हम देखें तो वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। वो तो फिर ख़ानदानों की जारादारी दिख रही है पाकिस्तान में। वोट के ज़रिए आते हैं लेकिन वही ख़ानदान आते हैं, वही प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन जाती हैं। हाँ जी जी। और सर ये इसमें जो 3 साल का वो कह रहे हैं कि 3 साल में आपने कुछ नहीं किया, तो फिर क्या ये लोग क्वेश्चनेबल नहीं है, नहीं, या ये बरी तो, ज़मा है क्योंकि अभी हुकूमत का हिस्सा नहीं है? ये तो बरी जिम्मा नहीं है, जेलें भुगत रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमे बने हुए हैं, जो इन्होंने किया है जी वो उनके ऊपर सारा कुछ आ रहा है। जी। तो वो तो उनके साथ हो रहा है। अच्छा अभी इनकी बारी नहीं आई है, ये अभी 3 साल सिर्फ गुजरे हैं। जी उन्होंने अपने जो साल गुजारे जी। हैं और जो कारकर्दगियां दिखाई हैं, उन कारकर्दगियों की बिना पर उनके ऊपर नैब में केस बने हुए हैं, जिसमें वो रोज़ जमानतों पर हैं, जिसमें रोज़ कोर्टों में आते हैं, तारीख पर आते हैं तो वो तकरीर करते हैं। तो वो तो भुगत रहे हैं ना। सर एक तरफ जो है यही सियासी जमातें जो अपोजिशन का हिस्सा हैं वो ये कहती हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम सबसे बेहतरीन है, जमहूरियत का कोई जो है दूसरा कोई ऑल्टरनेट जो है गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं सोशल थ्योरी के ऊपर जो गवर्नमेंट्स उसके ऊपर बनी हुई हैं, या फिर अथॉरिटेरियन सिस्टम के ऊपर जो मबनी हुकूमतें हैं, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई। हमसे जो है आज़ादी हासिल करने के बाद के जो ममालिक है वो आज कहाँ है? चाइना ने हमसे बाद आज़ादी हासिल बिल्कुल की यही है। और तो अथॉरिटेरियन छोड़े, सिस्टम है। बांग्लादेश की मिसाल ले लेना, जी, हमारा ही टुकड़ा उन्होंने था। तो हमसे आज़ादी हासिल की है, जी और फिर उनके साथ देखो आज हमसे कितना आगे हैं। जी जी बिल्कुल। तो सर ये इस सिस्टम में जब जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेजिस्लेचर्स के पास वक्त था कि वो कानून साजी कर सकें, लेकिन फिर क्यों कानून साजी नहीं हुई? क्यों कानून साजी नहीं हुई? जी, यही लेजिस्लेचर्स जो मौजूद थे इन्होंने क्यों कोई कानून साजी नहीं की? बस वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। जब कानून बनने आता है के नज़दीक होता है तो ऐन उस मौके पे कोई बाइकआउट कर जाता है। कभी कोरम पूरा नहीं होता, कभी एजेंडा नहीं होता, कभी स्पीकर अलाउ नहीं करता, कभी उस पर बहस नहीं होती, और इस वजह से वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है वो कानून बनने नहीं देता। अच्छा, तो लेकिन सर इसमें फिर अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, या फिर हम बात करते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की, तो वो किधर है फिर? जो हमारे आइन में मौजूद है, हमारे कानून की किताबों में मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें किताबों में मौजूद है, किताब बंद है और किताब शेल्फ में पड़ी हुई है, उस पर मट्टी पड़ी हुई है और उस मट्टी को झाड़ने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा। तो बहुत से कवानीन हमारे मुल्क में, इतने ज़्यादा कवानीन हैं, कदम कदम पर ये आप खांस रही है ना, इसका भी कानून है, तो इसके ऊपर भी कानून है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। अच्छा, तो जी, यानी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो कम्प्लीटली फेल्ड है, यानी अमल दरामद करने की नीयत ही नहीं होती। नियत नहीं होती। और सर एग्जीक्यूटिव बॉडी मलबा डाल देती है, कभी खुद अपनी हुकूमत का कहती है हमें तो जो पीछे जो दूसरे लोग थे उन्होंने तंग किया, और जो अब ये हुकूमत है इसको कहते हैं कि ये जो है नाअहल है। और सर ये जो प्राइसेस कंट्रोल, जिस तरह आपने कहा कि इंटरनेशनली जो प्राइसेस होती है वो मैटर करती हैं, और वो हमारी ही पूरी अशय खुर्दोनोश के ऊपर भी, हर चीज़ के ऊपर मैटर करती है।
क्या हमारी पॉलिसीज जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नाकिस दिखाई दे रही है? इसका क्विकली जवाब दे दे इस पर। पॉलिसीज भी खराब थी। आप देखें कितने वजीर खजाना बदल गए जी और हर एक को लेकर आते हैं कि ये चैंपियन है, ये शायद ठीक कर देगा। जी पहले हफीज शेख साहब को लाए, जी। इसलिए लाए थे कि वो IMF फ्रेंडली थे और वो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में थे। जी। और परवेज ठीक है मुशर्रफ साहब, साहब का बहुत बड़ा ठीक है। कमाल है सर एक ब्रेक कि लेना है 7 मैंने। साल 60 रुपए का डॉलर हुआ है, जी 60 से 61 नहीं होने दिया उस बंदे ने। ठीक है। बड़ी बात है। सर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे मौजू ऐवान सदर दुनिया का पहला ग्रीन सदारती सेक्रेटरीट बन गया। ग्रीन एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्लोबली इसके ऊपर काम हो रहा है और ये कैसा प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान के लिए कितना मुफीद हो सकता है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे अपोजिशन जमातों के हार्श स्टेटमेंट्स के ऊपर और अपोजिशन जमातें खुद भी कितनी ज़्यादा लाइबल हैं पाकिस्तान के नुकसान के लिए। इसके ऊपर ज़रा हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू किया। प्रोग्राम में बात करेंगे ऐवान सदर के हवाले से एटॉमिक ओवरऑल जब हम बात करते हैं दुनिया में ग्रीन एनर्जी की, तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो है बहुत कम ममालिक हैं जो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी ये क्लेम किया कि पाकिस्तान भी इन्वायरमेंट के ऊपर काम करेगा। 2018 में प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया और वो प्रोजेक्ट ये था कि जो सदारती महल है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए एक पूरे ग्रीन उसमें एनर्जी सिस्टम में। इससे जो फ़ायदा होगा वो ये है कि 7 करोड़ 25 लाख रुपए जो है वो सालाना इससे जो है इसकी बचत होगी और बचत के साथ साथ जो है जो एनर्जी सेव होगी वो ऑल्टरनेट एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। साथ ही साथ इसमें 10,000 दरख्त जो हैं वो भी लगाए जा चुके हैं और एक प्राइवेट कंपनी के साथ भी इसके ऊपर मजीद जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं और उसके ऊपर भी कुछ और मजीद अपडेट्स आएंगी। जी ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे आप इस प्रोजेक्ट के हवाले से? जी बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। दरख्त तो जितने ज़्यादा लगाए जाएं और वो उतना ही ज़्यादा अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए। और ये तो पूरी दुनिया में है और इमरान खान साहब का तो एजेंडा है, पता नहीं कई लाख रुपए एजेंडा, 1 अरब दरख्त लगाने हैं। जी। तो प्रेसिडेंट हाउस में तो सिर्फ 10,000 लगे हैं, तो अब 1 अरब में से 10,000 माइनस कर लें तो हिसाब लगा लो कितने बाकी हैं। ठीक सर, वो तो कंटिन्यू चल रहे हैं ना, वो जिस तरह बहुत सारे इलाकों में पाकिस्तान के वो बिलियन ट्री के ऊपर काम चल रहा है सर। लेकिन यहाँ पे एक और प्राइवेट कंपनी है वो भी जो है इनके साथ जॉइंट वेंचर करेगी और वो भी इसी प्रोजेक्ट को मजीद और उसमें USPs ऐड ऑन होने वाली हैं। जो इन्होंने क्लेम किया है कि ये हमें एक 7 करोड़ 25 लाख रुपए की जो बचत होगी इस प्रोजेक्ट से ईयरली, आपको लगता है कि ये सफिशेंट बचत है और इससे काफ़ी एक नेशनल एक्सचेकर को जो है अब ये प्राइवेट कंपनी जो बीच में आ रही है, तो अब ये प्राइवेट कंपनी मतलब ये 7 करोड़ 25 लाख जिंदा रहने देगी या नहीं? वो तो फर्दर वो दूसरी चीज़ों में जो इस तरह कोई वो कोई और काम वगैरह इसमें एक USPs इसमें ऐड ऑन होंगी, जिस तरह जंगल टाइप का कुछ प्रोजेक्ट या कुछ और चीज़ें वो करेंगे इनके साथ जॉइंट वेंचर्स। चलिए ये भी एक सवाल है कि जंगल में मंगल होगा। अच्छा सर, तो ये जो है ये भी ज़रा देखना होगा कि जो प्राइवेट कंपनी आएगी वो मतलब इसमें कितना अपना पॉजिटिव रोल जंगल में मंगल करेगी। अच्छा सर, ठीक है सर। साथ में जो है इसमें और जो क्लेम किया गया है जो बचत का, आप कह रहे हैं कि ऑस्टेरिटी कैंपेन का अगर प्राइवेट कंपनी ठीक से उसको सुपरवाइज किया जाए तो ही ऑस्टेरिटी कैंपेन का जो है एक काम हो पाएगा, वैसे नहीं होगा। वैसे कुछ आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ इसमें घपला लग रहा है। प्राइवेट कंपनी बीच में लाने की क्या जरूरत है? अच्छा, कौन ला रहा है, किसकी कंपनी है, उस कंपनी का मालिक कौन है? कंपनी मैं नाम ले लेती हूँ अब, क्योंकि एंग्रो कंपनी का जो है इसमें बताया जा रहा है कि एंग्रो जो है इसमें जॉइंट वेंचर में होगी और वो उनका एक पार्ट होगा इसमें। तो वो क्या कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे? जी सर, वो फर्दर इसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, जी वो कुछ करेंगे। तो लेट्स सी कि सर अभी क्योंकि स्टार्ट है प्रोजेक्ट का, हम और मजीद जी हम कुछ मजीद और कमेंट कर नहीं सकते क्योंकि अभी इतनी क्लैरिटी है हमारे पास, आई नहीं है। जी, और मजीद क्लैरिटी इस पे हमारे पास आएगी तो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आप इस प्रोजेक्ट को क्या समझते हैं? क्या ये अच्छा है पाकिस्तान के लिए? बहुत अच्छा है और ग्रीन प्रोजेक्ट है और एनर्जी सेव हो रही है और 7 करोड़ पे साल के सेव हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है जी। और जो 35% है वो ऑल्टरनेट एनर्जी में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जाएगा। वेरी गुड। और सर इस प्रोजेक्ट को अगर 2018 से प्रेसिडेंट साहब हेड कर रहे थे तो आपको लगता है कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट की अच्छी डेडलाइन मेंटेन रखी है और काम कर लिया है? वेरी गुड। अच्छा, तो और लगता है आपको और जो क्लेम्स किए थे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने, जो कराची के हवाले से क्लेम किया था, आपको याद हो पानी के हवाले से, वो क्लेम वो कहाँ है? उस पे कराची में तो टैंकर माफिया जो है ना जी, उनकी हुकूमत है। बिल्कुल।
किसी के घर में नल में पानी नहीं आया, चाहे वो डिफेंस में रहता है चाहे कहीं रहता है, उसको पानी नहीं मिलता, लेकिन टेलीफोन करो आधे घंटे में टैंकर आ इलेक्शन जाता से है। पहले मुझे याद है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की मैंने पूरी प्रेजेंटेशन सुनी थी और पूरे जो है कॉन्फ्रेंस रूम में उन्होंने बड़ी चीज़ें एलैबोरेट की थी। उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी कोई इंडियन दोस्त हैं, उनसे उन्होंने आइडिया जो सुना उनको काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारी बात की, आरओ प्लांट्स की भी, डिसैलिनेशन प्लांट्स की भी, कराची के मसाइल के हवाले से। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हम हुकूमत में आने के बाद ज़रूर करेंगे, लेकिन कहाँ है? तो क्या आपको लगता है वो कि यहाँ पे हुकूमत से आने से पहले की थी ना कॉन्फ्रेंस, अच्छा जी जी तो अब हुकूमत में जाने के बाद होगी वोट conference। लेने के लिए हुई थी आपको वो लगता है? इसीलिए होती है। या फिर आपको लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी वाली बात करते हैं कि ऑपोजिशन जमातें जो हैं अब भी उनका होल्ड है, वो मामला हो सकता है? नहीं, मेरी समझ में बात नहीं आया, आपने क्या कहा? सर मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो जिस तरह ऑपोजिशन जमातों के हवाले से क्लेम करते हैं कि ऑपोजिशन जमातें जो हैं उनकी ब्यूरोक्रेसी है, उनका होल्ड है, और फिर जो 18वीं तरमीम के बाद जो हम ये भी देख रहे हैं कि प्रोविंस का डोमेन अलग है, लोकल गवर्नमेंट का डोमेन अलग है, ये मसाइल बहुत हैं कराची में, उनका ये कहना है, इसलिए वो इसमें कराची कोई में नहीं शक कर नहीं है, पाते। लेकिन 18वीं तरमीम का बहाना करके अब वो फेडरल गवर्नमेंट जो है अपनी जान नहीं छुड़ा सकती कराची के मसाइल से, क्योंकि मरकजी हुकूमत तो उन्हीं की है ना, तो प्रोविंस भी उनके अंडर ही आता है ना। बिल्कुल। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं, लेकिन सर आपको ये भी याद होगा कि इस पे जो है सीएम साहब ने भी बहुत ज़्यादा शोर किया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम एक आर्टिकल है हमारे कानून से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और वो उस आर्टिकल की इम्प्लीमेंटेशन से खौफजदा हो गई सिंध हुकूमत। उन्होंने कहा ये तो अनएक्सेप्टेबल है और ये हम होने ही नहीं देंगे। आखिर आइन से ही वो जो शिक है, वो जो आर्टिकल है हमारे आइन का ही है ना, कानून का ही है, तो फिर आर्टिकल उस पे क्यों? 18 जो है बेसिकली वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बहुत से मामलात में जी सूबों को दी गई थी कि अपने फैसले वो खुद करें। अब वो कुछ सूबे ऐसे हैं जो फैसले करने की बजाय जी वो सिर्फ कहते हैं हमें पैसे दो, सर, लेकिन और एक दफा पैसे दे एडमिनिस्ट्रेटिव दो तो फिर क्या, उस पैसे का हिसाब नहीं सर क्या मिलता। वफाक को भी है इन स्पेशल कंडीशंस आइन में कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके पास हो कि कुछ स्पेशल कंडीशन में वो रेगुलेट तो करें या जब सुपरवाइज चाहें करें? तो वो तो गवर्नर राज कर सकते हैं किसी भी सूबे में, जी, उसमें कोई मसला नहीं है। तो फिर सर, लेकिन फिर वो जो बात है जो कराची के मसाइल की, वो कैसे रिजॉल्व होगी? बस ये अब ये प्रेसिडेंट अलवी साहब को चाहिए कि वो प्रेसिडेंट हैं, जी तो अब कराची के हालात को दुरुस्त करने के लिए कोई हंगामी बुनियादों के ऊपर कोई फैसले किए जाएं। अच्छा, जी जी, लेकिन सर उन फैसलों में गवर्नर रूल करना भी एक फैसला सर है, वो तो पीपल्स पार्टी कहती है ना कि अनएक्सेप्टेबल, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अच्छा, मतलब जिनकी हुकूमत होती है व्हाई शुड दे वांट इट। ठीक, लेकिन सर फिर यहाँ पे वही मामला आ जाता है कि जो भी हुकूमत आती है, कराची के मसाइल का हल उनके पास नहीं है। टैंकर माफिया की आपने बात की, टैंकर माफिया के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, टैंकर माफिया को बहुत ज़्यादा जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी इसको आइडेंटिफाई किया है। यहाँ तक कि बहुत सारे जो सहाफ़ी हजरात हैं वो हिचकिचाते भी हैं इसके ऊपर बात करने में, क्योंकि कुछ प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं जिनका हमारी ही जो हुकूमत है, सिंध हुकूमत, उनके साथ भी कुछ जॉइंट वेंचर्स हैं। मुझे भी एक नोटिस आया था कि अच्छा। डेफेमेशन कर रही हैं आप जी पिछले चैनल में, तो मैं क्या कंपनी कहा का था कि नाम, इनके बारे में बात ना करें, जी जी ये वो काफ़ी मैंने मुकद्दस ज़रा लोग हैं। डिटेल बात की हाँ, थी इसकी बड़ी कहानी है। जी ये जो बाकायदा पानी किस तरह जाता है लाइनों में से कंपनियों जी, में जी। डायरेक्ट जाता है अंडरग्राउंड, जी। और उसमें बाकायदा लोग हैं, उनके भत्ते फिक्स हैं। तो सर ये सारे मसाइल कैसे, हाँ, और मगर ये करेंगे फिर एक और नोटिस आपको आ जाएगा। बिल्कुल सर एक और नोटिस आ जाएगा, लेकिन सर हाँ, अब नहीं, तो जवाब मैं दे दूंगा। मैं यही कहने लगी थी, अब तो आप डायरेक्टली जवाब दे तो सकते हैं, दे मुझे दीजिएगा किसी और नोटिस, वकील को हाँ। कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो सर दूसरा इसमें ये है कि मामला जहाँ पे हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं तो ऑस्कर वाइल्ड ने डिफेमेशन का नोटिस दिया था। अच्छा तो जब विटनेस बॉक्स में आया और क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो उसको खुद को 3 साल सजा हो गई। अच्छा ठीक सर, अगर कानूनी सिस्टम सही हो तो ये नोटिस देने वाले खुद आधे अंदर हो जाएं। बिल्कुल सर, बड़े कॉन्फिडेंस से देते हैं सहाफियों हाँ, को बड़े कॉन्फिडेंस से नोटिस देते हैं जी कि आप वहाँ हमारी लंदन में तो defamation- जल्दी से विड्रॉ कर लेते हैं, नोटिस दे के बाद में विड्रॉ कर लेते हैं। जी जी ऐसा भी कि होता है रोज़ शहबाज शरीफ के इनके आपस में नोटिस होते रहते हैं, फिर हम अखबार में एक छोटी सी खबर आती है कि विड्रॉ हो गया। जी ठीक। सर इस पूरे सिनेरियो में क्या आपको लगता है कि शायद जिस तरह कोई इसमें वे आउट निकल आए कि कराची के मसाइल को एड्रेस किया जाए, कचरा, कराची की रोड्स, कराची के पानी का मसला और बहुत सारे ऐसे मसले हैं कराची में जो कि इनफाइनाइट हैं और कराची से ही पूरा मुल्क जो है जनरेट कर रहा है इकॉनमी, फिर कराची को आखिर क्यों उस तरह लावारिस छोड़ा हुआ है? लवारिस नहीं छोड़ा हुआ, कराची जो है ना सोने की कान है। तो नोच रहे हैं ना सब कराची को। हाँ, नोच रहे हैं बिल्कुल। कराची का ये असर हुआ हुआ जी। है जैसे वो टिकटॉक वाली लड़की वो चली गई थी ना, उस पे
कौन के सर वो तो बड़ा यादगार ही पाकिस्तान कंट्रोवर्शियल, पे। जी जी, वो तो बड़ा ही हाँ, तो कंट्रोवर्शियल जिस तरह सिनेरियो उसका था। असर हुआ ऐसा जी। असर कराची का हो रहा है। उसने खुद करवाया था ना सर, फिर उसने तो लोग कराया, बुरा तो मान कराची जाएंगे, में मैं पता जरा नहीं हाश कराची के साथ हो रहा गुफ्तगू है। कर लूंगी। तो सर कराची के साथ तो कराची बेचारा तो मासूम है, लगता है कि शायद यतीम है, कोई इसके वारिस नहीं है। लेकिन और इसके साथ वो टिकटॉक वाला हाल हो रहा है, जी, लेकिन वो फिर दूसरा हो गया ना सर, दो अलग कॉन्ट्ररी इसको भी सिचुएशन हो नोच गए। रहे हैं, जी सर। सर ये जो सारे बोटियां नोच रहे हैं इसकी। जी सर, ये जो सिनेरियो है इसको मज़ीद और आगे बढ़ाएंगे और हम एनआरओ के ऊपर बात करेंगे, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस के ऊपर, कुछ नैब की तरमीम के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि आखिर नैब ऑर्डिनेंस में क्यों जो है तरमीम वो एक्सेप्टेबल नहीं है। 7 अक्टूबर 2021 को ऐसा क्या हुआ, और पीसीओ का भी कुछ बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे ख्वाजा जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के इनिशिएटिव के हवाले से, जो कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर था। ग्रीन एनर्जी में पूरी दुनिया के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है सिस्टम्स ऑप्ट किए जा रहे हैं एनर्जी के लिए, जो कि दुनिया ने ऑब्सोलीट करार दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान फाइनली कहीं पे तो किसी बेहतर लिस्ट में आया। अब जो उनकी तरफ से क्लेम किए गए हैं कि 7 करोड़ से ज़ायद का जो है एक अमाउंट बचाया जा सकता है। ऑस्टेरिटी कैंपेन को इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ 10,000 से ज़ायद दरख्त लगाना और बहुत सारे इसमें पॉजिटिव इनिशिएटिव है। अगर टेक्निकली ये प्रोजेक्ट वैसा ही होता है जिस तरह अब तक हमें बताया गया है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बेहतर और अच्छा मुफीद साबित होगा। अब प्रोग्राम में बात करेंगे हम नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से। 7 अक्टूबर 2021 में आखिर क्या अमेंडमेंट्स की गई इस ऑर्डिनेंस में, जो कि अनएक्सेप्टेबल हैं अपोजिशन जमातों के लिए। अपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि एनआरओ जो था वो दे दिया है। क्या ये वाकई एनआरओ से ज़्यादा खतरनाक है या नहीं, से ये बता दें। नहीं है, अपोजिशन जमातों ने इसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। अगर आराम से ठंडे दिल से बैठ के पढ़ें तो ये हर आदमी के लिए नहीं है, ये सियासतदानों के लिए नहीं है। दिस इज़ ओनली, इसमें सेक्शन 4 में अमेंडमेंट आई है, वो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। उसमें यह है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो अपनी रूटीन में काम करते हुए अगर कोई डिसीजन लेते हैं, कोई ओपिनियन देते हैं, किसी फाइल पे दस्तखत करते हैं या किसी वाउचर पे किसी चीज़ पे काउंटर साइन करते हैं, तो वो अगर नेक नियति में अपने काम की रूटीन में करते हैं और उसमें कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है कि ये साइन करने के लिए उन्होंने कोई पैसे लिए हैं या उनको कोई बेनिफिट मिला है या उनको कोई पर्सनल उनका उसमें कोई था उसमें, तो अगर ये चीज़ नहीं है तो उन्होंने कहा कि ऐसे गवर्नमेंट के वो अफसरान जिन्होंने फैसले किए हैं, ओपिनियंस दिए हैं, सर्वे किए हैं, कोई रिपोर्ट्स दिए हैं, तो वो नैब ऑर्डिनेंस के ज़ुमरे में नहीं आते। अगर कोई उनके ऊपर केस बनता है तो उसको सिविल कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बात यह है कि नैब का जो कानून है बेसिकली एंटी करप्शन का कानून है जी। तो हमारे यहाँ एंटी करप्शन के लॉज है, 1947 का हमारा एक्ट है जी। उसमें फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स फेडरल गवर्नमेंट के बने हुए हैं एंटी करप्शन के, और सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए सिंध गवर्नमेंट के कोर्ट्स बने हुए हैं जी एंटी करप्शन के जी। लेकिन इत्तेफाक है कि जब से नैब आया है तो एंटी करप्शन के कोर्ट्स के अंदर FIA वालों ने चालान भेजने ही बंद कर दिए। और सर लेकिन क्लेम्स तो ये किए जा रहे हैं कि जो नैब है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, उसका कोई काम ही नहीं बचेगा। इसकी जो अपॉइंटमेंट है नैब के चेयरमैन की, जिस तरह अब ये हुआ करता था कि अपोजिशन जमातें और हुकूमत मिलकर 3 नाम सजेस्ट किया करते थे, फिर उसमें से एक अप्रूवल होता था। अब ये राइट भी छीन लिया है, सिर्फ प्रेसिडेंट और उनकी कैबिनेट के पास ये राइट होगा जो चेयरमैन है नैब के, उनको अपॉइंट करने का, उनको अपॉइंटमेंट के लिए जी। इस पे भी जो है बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर को बड़ी रिजर्वेशंस थी क्योंकि वो जो पुराना कानून है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और जो प्राइम मिनिस्टर आपस में मीटिंग करके इत्तेफाक राय के साथ नाम देंगे। अब हालात ये हैं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके अपने ऊपर, उनके पूरे ख़ानदान के ऊपर केसेस चल रहे हैं नैब में, तो अब लेकिन उनसे किस तरह से मशवरा किया जाए। ये एक बात और भी बता दीजिए, जिस तरह ये शायद बहुत ज़्यादा लोग ये जानना चाहते होंगे, जो ऑर्डिनेंस होते हैं उनकी एक मुद्दत होती है 120 दिन जी, 120 दिन होती है। लेकिन जिस तरह हम ये जानते हैं नैब का ये इवेंचुअली एक ऑर्डिनेंस था, तो फिर एक ऑर्डिनेंस को कैसे कन्वर्ट बनाना होता है, एक्ट बनाना होता है, तो असेंबली में बहस करके पहले तो ये है कि जब असेंबली सेशंस में हो तो ऑर्डिनेंस आता ही नहीं है ठीक बेसिकली, लेकिन अभी तो कौन सी सिचुएशन हो रही है ना, ऑपोजिशन के साथ जरा हालात बहुत खराब हैं, तो ऑर्डिनेंस बार-बार दिए जा रहे हैं, देना पड़ा है
तो उन्होंने ऑर्डिनेंस दे दिया, अब इसको ले जाके असेंबली में बहस करें 120 दिन के अंदर और इसको एक्ट बना दें। अगर ये एक्ट ना बने तो 120 दिन में खुद ही फौत हो जाएगा। अच्छा जी जी। तो ये नहीं, यानी सर अगर जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि 120 डेज तक जो है ऑर्डिनेंस जिस तरह एप्लीकेबल होता है तब तक ये एप्लीकेबल है, लेकिन उसके बाद अगर ये एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा। जी, डेड हो जाएगा, खत्म अच्छा, हो जाएगा। तो 120 दिन है। फिर सर इसमें और इसको एक्ट कन्वर्ट करने के लिए यानी जो अपोजिशन जमाते हैं और हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी होना लाजमी है कि एक्ट में कन्वर्ट हो, जी, एक्ट करेक्ट? बनाने के लिए। ठीक, जी। तो सर फिर क्या आपको लगता है कि 120 दिन में नहीं, बहुत 2/3 खतरा? मेजॉरिटी होती है अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है। अच्छा, तो ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाने के लिए कितनी चाहिए होगी? सिंपल मतलब मेजॉरिटी सिंपल चाहिए। मेजॉरिटी, क्या जी, जी, सिंपल जी मेजॉरिटी हाँ। से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर जाएगी या नहीं हो सकता? कर लेंगे, वो तो चला फिर रहे हैं ना सर फिर हुकूमत। अगर इसको चला लिया फिर आगे कर दिया तो फिर तो उनका जो खतरा है वो तो जेन्युइन है ऑपोजिशन का। वो कहते हैं कि हमें तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हैं। जिस तरह उनको जो केसेस हैं एक डेडलाइन दे दी गई है कि इतने से इतने टाइम पीरियड तक जो केसेस हुए थे उनको ख़त्म कर दें और बिल्कुल ही उनको जो है ओपन नहीं करना। ये क्या मामला है सर, जो केसेस ऑलरेडी हुए हुए हैं लोगों के ऊपर, कुछ ऐसा भी है इसमें? नहीं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जी, ये बेसिकली उनको एक फ्री हैंड दिया है या रिलैक्सेशन दिया है। तो क्यों सर इसलिए गवर्नमेंट दिया है- सर्वेंट्स नहीं, ही नहीं, तो वो इसलिए किया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट खौफजदा हो गए थे। वो कहते हैं एक छोटा सा साइन करो और 10 साल के बाद जो है फिर समन आ जाता है, वारंट आ जाता है, और वो बेचारे व्हील चेयर्स पे आ रहे हैं जिन्होंने 2001 में 2002 में भी कोई साइन किए थे। ठीक तो है। अब वो मुलजम बन गए हैं। सर अब ये भी होता है कि अनफॉर्चुनेटली कोई किसी को फंसा भी लिया जाता है, हाँ, कुछ इसी गवर्नमेंट वजह से ना, सर्वेंट्स को, इसी वजह से। लेकिन मेन फंसाने वाले तो पीछे हुकूमत के कुछ लोग होते हैं ना, या फिर खुद अपनी विल से भी कुछ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को क्या ट्रांसपेरेंट नहीं बनाया जा सकता था इसको कि बनाने के आप लिए इसको किया है। कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया? बेहतर था कि आप इसको पूरा ख़त्म ना करते या कुछ ऐसा करते जिससे बेहतर होता। नहीं, कोई टोटल ख़त्म नहीं किया, ये एक्चुअली प्रोपेगेंडा गलत है। अच्छा बाकायदा ये कहा गया है कि अगर कोई सबूत ना हो जी, उस बंदे के खिलाफ तो उसका केस कोई बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। अच्छा उसको प्रॉपर सेशंस जज के हवाले कर दिया जाए। जी, यानी नैब कोर्ट के जज साहब ये लिख देंगे कि ये हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता, लेट दिस केस बी ट्रांसफर टू सेशंस जज पर्टिकुलर या स्पेशल जज एंटी करप्शन को भिजवा देंगे वो। जी। अभी एक केस कोई किया भी है शायद इस्लामाबाद में, किसी कोर्ट ने अच्छा सेशन कोर्ट को भेजा है। जी जी जी। सर, ये जो 2007 में जो एनआरओ की बात हुई थी और ये जो एक जुडिशल सिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ा और मुश्किल दौर था, लॉयर्स की मूवमेंट्स थी, इस दौर के हवाले से आपको क्या लगता है, क्या ये जो एनआरओ का क्लेम है? 3 नवंबर को एमरजेंसी नाफज हुई थी जी और उस वक्त ये लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी और ये इफ्तिखार चौधरी साहब को उस वक्त निकाला था। फिर उस वक्त जो है बाकायदा बहुत जजेस ने एन ब्लॉक रेजिग्नेशन दिए थे और उन्होंने ओथ लेने से इनकार कर दिया था। और मैं उस वक्त एडवोकेट जनरल सिंध था जी और उस वक्त आप बता रही थी कि पिछली दफ़ा हमारे प्रोग्राम के बाद शायद गिलानी, आदिल गिलानी साहब मेरे दोस्त हैं, उनका कोई फ़ोन भी आया था तो उन्होंने कहा कि ये भी शायद इसका हिस्सा थे। नहीं वो तो उन्होंने कल के जो फ्राइडे का जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने कुछ बात की थी, तो उसमें नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे अच्छा। प्रोग्राम में, उसमें उन्होंने जो है एनआरओ नाम। से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, वो एनआरओ अलग आया था। अच्छा उसमें तो सैकड़ों लोग छूट गए थे। अच्छा हाँ, टोटल तबाही फिर गई थी। अच्छा हाँ, वो तो बहुत ही गलत हुआ था। और बाकी जो था ये पीसीओ जो आया था जी उसमें बहुत से जजेस ने ओथ नहीं ली थी। ये वही जजेस थे जी जिन्होंने पहले 2002 में जब जस्टिस इरशाद हसन खान थे चीफ जस्टिस, तो इन लोगों ने सब ने ओथ ली थी। उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी पीसीओ में ओथ ली हुई है। सर, क्या आप लोग का कुछ कोई कहीं पे रोल था जरदाई साहब के जो केसेस हैं उनको पूरा एनआरओ दिलवाने में? इसमें नहीं, उसमें जजेस का कोई रोल नहीं था। अच्छा ये एनआरओ हुकूमत की तरफ से आया था। अच्छा उस ठीक है, वक्त। तो यानी इसमें आपका पर्टिकुलरली कोई रोल नहीं था कि जो जिस तरीके से जरदाई साहब हैं नहीं, वो हम उनको लोगों ने पूरा तो एनआरओ। पीसीओ की ओथ ली थी। जी बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब ने पीसीओ के सारे 106 जज सारे फारग कर दिए, वो सारे घर आ गए। जी सर, इसमें जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स में जो 2008 के भी जो है जरदारी साहब के हवाले से कुछ मेंशन्ड है। इसमें आपका नाम भी मेंशन्ड है, जिस तरह कॉन्सिक्वेंटली ऑन द वेरी नेक्स्ट डे 2 जजेस बेंच ऑफ द सिंध हाई कोर्ट नेम जस्टिस ख्वाजा नवीद एंड जस्टिस अला साइन डिनो। ये बेसिकली एक पूरी पिटिशन के हवाले से जिसमें जो है जरदारी साहब मेंशन्ड है और उनका पूरा उनको एक रिलीफ मिलना, इसमें आप लोग का कहाँ पे कोई रोल आपको दिखाई देता है? कोई जजमेंट दी होगी
जी। उसमें सीनियर जज थे अल्लाह साइंटिनो मेमन। जी। हाँ, तो कोई पेंडिंग पिटीशन थी, अच्छा। मेरे ख्याल में उसमें एनआरओ के तहत आई हुई थी, तो वो जी। अलाउ की थी हम लोगों ने। अच्छा, हाँ, तो जी, आपको क्या क्या लगता है वो ठीक थी सर? नहीं तो हाई कोर्ट की जजमेंट है तो ठीक होगी, नहीं होती तो अपील होकर सेटिस्फाइड हो जाती सुप्रीम नहीं कोर्ट सर, से। मेरा पॉइंट ये है कि जिस तरह क्लेम जो किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि एनआरओ नहीं, मतलब एनआरओ अब जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं, खुद लेके अब वो ये इतना टॉल क्लेम कर रहे हैं कि आपको लगता है दुरुस्त है एनआरओ लेने के हाँ, बाद? नहीं, उस वक्त तो आसफ जरदारी साहब के तो वो जो लंदन के केसेस थे ना, वो भी ख़त्म हो गए थे उस एनआरओ के तहत। ठीक। वो लॉकेट शॉकेट वाले सारे, वो जो सैफुर रहमान ने बड़ी मेहनत से बनाए थे, अच्छा, वो ठीक है। सारे ज़ीरो हो गए थे। ठीक है सर, यानी आपका एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे पास आ गया है, जो मैं यही जानना चाह रही थी कि जो अपोजिशन जमाते हैं वो ये क्लेम करें कि नैब ऑर्डिनेंस बहुत सैफुर खतरनाक रहमान हो ने तो सकता है बाकायदा amendment। वो बनाने के लिए, उस वक्त वो नैब के खुद चेयरमैन होते थे, उस वक्त एहतसाब कहलाता था, तो उन्होंने तो प्राइवेट स्पाई वहाँ एंगेज किए थे जी। लंदन में, जिन्होंने बड़ी मालूमात करके एविडेंस कलेक्ट की थी। ठीक है सर। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बहुत अहम मौज़ूआत के ऊपर हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की, ये भी जानने की कोशिश की जो अपोजिशन जमाते हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी तरफ से जो है ये जो ऑर्डिनेंस बनाया गया है ये अपने आप को बचाने के लिए बनाया गया और ये एनआरओ से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये बात तो वाज़ेह हो गई कि एनआरओ के मज़े इन तमाम तर हुकूमतों ने ऑलरेडी लूट लिए हैं और अब भी बेनिफिशरीज कौन कौन है ये बात बहुत ज़्यादा वाज़ेह है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।